हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। इस वीडियो में हम लोग कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू, फंडामेंटल, टेक्निकल्स देखेंगे एंड उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि को बाय करना चाहिए, अगर बाय किया है तो क्या होल्ड करना चाहिए। ये वीडियो लर्निंग के लिए है एंड ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आईआरबी इंडिया की वन ऑफ द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसका मेन बिजनेस रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है। ये इंडिया की लार्जेस्ट बोट ऑपरेटर कंपनी है जिसके अंडर में 36 प्रोजेक्ट्स हैं एंड ये हाईवे बिल्ड करती है, उसको ऑपरेट करती है, प्रॉफिट उससे कमाने के बाद वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है। सेम फॉर टोलिंग, ये इंडिया की वन ऑफ द मेजर टोल ऑपरेटर कंपनी है जिसका मार्केट शेयर 37% है एंड ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क में 20% का इसका मार्केट शेयर है। तो अगर बाकी कंपनियों से कंपैरिजन किया जाए तो इसने 15,000 किलोमीटर का रोड अभी तक कंस्ट्रक्ट कर चुकी है। तो इसके पास टोटल ऑर्डर 15,400 किलोमीटर के आसपास का था, जिसमें से कि 12,500 ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करके ऑपरेशनल है एंड 2,900 किलोमीटर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर बाकी कंपनियों का देखा जाए तो अडानी के पास 5,300 किलोमीटर का ऑर्डर है, जिसमें से सिर्फ इसने अप्रोक्स 1000 किलोमीटर ही कंस्ट्रक्ट किया है। सो ओवरऑल बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में आईआरबी का आप देख सकते हैं कि कहां स्टैंड करती है। इसका अगर हम स्टेट वाइज कंपैरिजन देखें तो महाराष्ट्र में इसने टोटल 2400 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्ट किया है जो कि 5% के अप्रोक्स में है। राजस्थान में 5%, गुजरात में 8%, कर्नाटक में 7%, उत्तर प्रदेश में 5%। हाई ग्रोथ स्टेट में ये बहुत तेजी से काम कर रही है। तो आईआरबी ने रिसेंटली सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया है। ये महाराष्ट्र में कोंकण एरिया में है, रत्नागिरी एंड कोल्हापुर के पास में। अगर बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो 67% इसका कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से आता है। देन बोट एंड टोट प्रोजेक्ट से इसका 32% एंड 1% अदर प्रोजेक्ट से आता है। फाइनेंशियल ईयर 24 क्वार्टर 3 तक इसके पास 36,200 करोड़ का ऑलरेडी ऑर्डर बुक है, जिसमें कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए इसके पास प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस साल के बजट में भी इन्होंने अप्रॉक्स 11 लाख करोड़ एलोकेट किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आईआरबी इंफ्रा की वन ऑफ द मेजर कंपनी है। डेफिनेटली इसको ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से काफी हेल्प मिलेगा। गवर्नमेंट की स्कीम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें की गवर्नमेंट एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करने में फोकस कर रही है। लास्ट 10 ईयर्स में नंबर ऑफ एयरपोर्ट 74 से बढ़ के 157 हो गए हैं और इस नंबर को गवर्नमेंट 2047 तक 350 to 400 तक लेके जाना चाहती है। आईआरबी को इस स्कीम से भी काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। अगर हम सेल्स डेटा देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो हमको दिख रहा है कि 2013 से 2020 तक कंपनी का सेल्स काफी अच्छे से इंक्रीज हो रहा था एंड कंपनी ईयर इन ईयर दिख रहा है कि प्रॉफिट भी जनरेट कर रही थी। लेकिन कोरोना के बाद 2020 से 2022 तक दिख रहा है कि कंपनी ने थोड़ा स्ट्रगल किया है यहाँ पे, उसके बाद से फिर से ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जाने लग गई है। लेकिन यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि जैसा 2018 में सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में गैप था, वैसा ही अभी भी यहीं पे है। इसका मतलब है कि कंपनी का सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन कंपनी अपने खर्चे पे काबू नहीं कर पा रही है, जिससे कि इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ रहा है। अगर हम इसका ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें वो भी शो कर रहा है कि 2022 से कंपनी अभी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है। लेकिन जब हम सेल्स फिगर देखते हैं क्वार्टरली बेसिस पे तो ये शो कर रहा है कि लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी काफी खराब परफॉर्मेंस कर रही है, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं एंड जो सेल्स है वो भी शो कर रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है। अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे हमको एक रिस्क दिखता है। इसका जो इंटरेस्ट है वो ईयर ऑन ईयर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। जो कंपनी का कोर बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है वो लगभग 500 करोड़ 400 करोड़ आ रहा है, लेकिन इसको इंटरेस्ट भी लगभग उतना ही पे करना पड़ रहा है। तो जितना कंपनी कमा रही है लगभग इंटरेस्ट भी उतना ही पे कर रही है, तो इससे इसके प्रॉफिट्स पे असर पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इधर अदर इनकम से भी कंपनी कुछ प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जिससे कि ये हाई इंटरेस्ट टैकल हो जा रहा है। अगर हम कंपनी का कैश फ्लो देखें तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि कंपनी काफी ज्यादा लोन पे डिपेंड करती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स में कंपनी ईयर ऑन ईयर किस तरीके से लोन ले रही है और मार्च 24 में इसने काफी ज्यादा लोन लिया है। इसके ऊपर लगभग 10,000 करोड़ का अभी लोन है। ऐसा शो हो रहा है कि कंपनी के ऊपर अच्छे खासे डेप्ट हैं और इसका डेप्ट
टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो लगभग 0.9 के आसपास है, लेकिन हम पिछले ईयर से कंपेयर करें तो वो 0.66 था, लेकिन वो मार्च 24 में वो 0.98 हो गया है। और ये किस वजह से आया, यहाँ पे शो हो रहा है कि कंपनी ने कुछ बॉन्ड्स इशू किए हैं $540 मिलियन के। हमको एक रिस्क इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी दिखता है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जून क्वार्टर में लगभग 4% प्रोमोटर्स ने अपने क्वांटिटी ऑफलोड किया था, जिसको पब्लिक ने एब्जॉर्ब किया था। तो अगर हम सारे पैरामीटर कंसीडर करें तो इसका फंडामेंटल रेटिंग 6.2 निकल के आता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियों का जनरली रेटिंग कम ही आता है, क्योंकि ऐसी कंपनियां गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे काफी हेवीली डिपेंडेंट रहती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कोरोना जैसी, तो ऐसी कंपनियों पे ही सबसे पहले इंपैक्ट पड़ता है, एंड ऐसी कंपनियों पे डेप्ट होना भी एक आम बात है। सो ये पूरे फैक्टर्स को अगर हम मिला के देखें तो ऐसी कंपनियों का फंडामेंटल रेटिंग जनरली कम ही आता है। IRB हैवीली डिपेंडेंट है कैपिटल पे, तो जनरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं उनको कंप्लीट होने में टाइम लगता है, और इतने लंबे टाइम तक प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए IRB को फंड की जरूरत होती है, जिसको वो डेब्ट के थ्रू अरेंज करती है। तो अब हम आ गए हैं IRB के चार्ट के ऊपर, और हमने वीकली टाइम फ्रेम लगा रखा है, और हम यहाँ से देख सकते हैं कि IRB ने काफी ज्यादा लंबे टाइम तक एक रेंज में था, लगभग 2008 से, और इसने जस्ट अभी अक्टूबर 23 में ब्रेकआउट दिया है। सो ये काफी अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा है, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है कुछ। सो मैंने इसकी मार्किंग कर रखी है, एक यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन बना रखा है। सो प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है वहां पे प्राइस इंक्रीज होके आ रहा है, एंड वॉल्यूम भी इंक्रीज होके आ रहा है। यहाँ पे प्राइस ने 2 बार रेजिस्टेंस का क्रिएशन किया, यहाँ पर भी, और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि प्राइस एक अब रेंज में घूम रहा था। सो यहाँ से अक्टूबर 21 से अक्टूबर 23 तक लगभग 2 साल से प्राइस एक रेंज में था। यहाँ पे इसने एक W पैटर्न बनाया, इसके नेकलाइन का रिट्रेसमेंट भी आया इस रेजिस्टेंस पॉइंट से, फिर रेंज का ब्रेकआउट दिया, और रेंज का ब्रेकआउट अगर हम देखेंगे इस कैंडल ने दिया और ये वॉल्यूम के साथ आया। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है वॉल्यूम कंफर्मेशन भी मिल रहा है। जो W की सेकेंड लेग है वहां पे हमको मोमेंटम भी काफी अच्छा दिख रहा है, वॉल्यूम भी हमको दिख रहा है काफी बढ़ के आ रहा है। सो यहाँ पे हमको दिख रहा था कि अब यहाँ से रेंज का ब्रेकआउट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनाया ट्रेंड लाइन पे, वॉल्यूम भी बढ़ के आया, एंड जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका वॉल्यूम भी काफी ज्यादा आया प्रीवियस कैंडल से। तो वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे, एंड इसके बाद से प्राइस यहाँ से देखिए किस तरीके से ऊपर गया है, एंड साथ में वॉल्यूम भी यहाँ से बढ़ के आया है। प्राइस ने 78.15 का भी हाई लगाया है, और यहाँ से ये अभी रिट्रेसमेंट में है। तो यहाँ से देखेंगे ये एक्चुअली रिट्रेसमेंट दिख रहा है, क्योंकि प्राइस गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ के नहीं आ रहा। सो ये एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस ने जो ब्रेकआउट दिया था अभी उसका रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, और जब भी प्राइस ब्रेकआउट देता है एक रेंज का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक बार उस लेवल को वापस से रिटेस्ट के लिए आता है। सो यहाँ से अब आगे प्राइस किस तरीके से बिहेव कर सकता है उसको देखते हैं। सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्राइस नीचे की तरफ आए और ट्रेंड लाइन के नीचे जाए, और यहाँ पे हमको एक सपोर्ट दिख रहा है जो कि पहले रेजिस्टेंस था। सो ये ब्रेकआउट कैंडल का रेजिस्टेंस भी था ये वाला लेवल, एंड यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ से ऊपर भी गया था। सो एक ये इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है 37.42, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ट्रेंड लाइन के नीचे हो सकता है आ जाए, वापस से यहाँ इस पॉइंट को रिटेस्ट करके यहाँ पर एक हैमर टाइप की कैंडल बना दे, कुछ इस तरीके की या इस तरीके की। सो ऐसा लग रहा है प्राइस यहाँ तक आके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर दे, कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे एक W पैटर्न बना दे, नेकलाइन का ब्रेकआउट दे, और जब ये नेकलाइन का ब्रेकआउट देगा तो हो सकता है यहाँ पे वॉल्यूम काफी बढ़ के आने लग जाए, और जो इसका सेकंड लेग है इसमें काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। प्राइस अपने पिछले हाई को टेस्ट करके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले, फिर ब्रेकआउट दे पिछले हाई का, फिर से रिट्रेसमेंट ले, और फिर ऊपर की तरफ चले जाए। सो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इस लेवल से आके इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए। लेकिन यहाँ पे हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि
डब्ल्यू के सेकंड लेग पे मोमेंटम काफी अच्छा आना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेना चाहिए, पिछले हाई पे कुछ टाइम इसको वेट करना है, देन इसका भी जो ब्रेकआउट है वो वॉल्यूम के साथ में देना चाहिए। तो इस तरीके से अगर प्राइस मूव करता है तो ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़ा मूव आ सकता है और यहां से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेके ऊपर जा सकता है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूं कि आपको आज के वीडियो से काफी अच्छी लर्निंग मिली होगी। आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस में कुछ कीवर्ड नहीं समझ में आ रहे होंगे तो आप मेरे फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें मैंने सारा कुछ बता रखा है। अगर आपको और किसी स्टॉक पे एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे भी लिख सकते हैं और आप मुझे कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। मैं हूं सुमित ओझा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।